स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आपके हाथ में अभी एक स्मार्टफोन है तो शायद आपको ये भी पता होगा कि इसके क्रिएशन में चाइना का कितना बड़ा रोल रहा है। जी हाँ, ये स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन चाइनीज असेंबली फैक्ट्री के बिना मुमकिन नहीं था। इसका अंदाजा आपको इस छोटी सी कहानी से पता चल जाएगा। 2007 में आईफोन के लॉन्च से कुछ ही हफ्ते पहले स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया कि आईफोन पे ग्लास स्क्रीन लगाना चाहिए, पर लगभग सारे अमेरिकन कंपनीज ने कह दिया कि इतने कम समय में ये काम मुमकिन नहीं था। तभी एक चाइनीज फैक्ट्री ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने इस काम के लिए एक डॉर्मेट्री तैयार की ताकि वर्कर्स 12 घंटे शिफ्ट कर सकें। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद 8000 वर्कर्स को हर दिन 10,000 आईफोन्स पे ग्लास स्क्रीन लगाने के काम पे लगा दिया गया। यही काम अगर अमेरिका में होता तो कई महीने लग जाते, पर चाइना में ये कुछ ही दिनों की बात थी। वैसे तो आज कई एशियन कंट्रीज आईफोन असेंबल करती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा चाइना में ही होता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक आईफोन 5 को 80% तक चाइना की फैक्ट्रीज में असेंबल किया जाता है। इनफैक्ट चाइना के इस रिमार्केबल लीड की वजह से चाइना यूएस ट्रेड वॉर में अगर एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए टैरिफ से बाहर रहा है तो वो है स्मार्टफोन्स। पर सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, चाइना एनर्जी, रेयर अर्थ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स के सप्लाई चेन्स को भी डोमिनेट करता है। इसके अलावा इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर वो नेचुरल रिसोर्स रिच एरियाज पे और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल मार्केट्स पे अपना कंट्रोल कायम रख रहा है, और वो भी एक ऐसे समय पर जब ग्लोबल पैंडेमिक के बाद सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से चाइना के इस डोमिनेंस पे कई सवाल उठे हैं। तो आखिर चाइना के सप्लाई चेन हेजेमनी का राज क्या है? क्या इंडिया जैसे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज उसे टक्कर दे पाएंगे? वर्ल्ड इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाले समय में इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे। पर फिलहाल बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 1 अगस्त 6 PM से हो रही हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सुर्खियों में कोविड-19 पैंडेमिक और यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के चलते हमें अक्सर ग्लोबल सप्लाई चेन्स के प्रॉब्लम्स के बारे में सुनने को मिलता है। इनका डिसरप्शन, रिकवरी और कंट्रोल करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में हॉट टॉपिक बना हुआ है। पर क्या है ये ग्लोबल सप्लाई चेन? दरअसल ये एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के बीच का नेटवर्क है, जिसके थ्रू अलग अलग जगह से गुजर के रॉ मटेरियल्स मार्केटेबल प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी इनके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करती है। इनके सोशल रोल भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि फूड, एनर्जी, मेडिसिन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्लो और अवेलेबिलिटी बनी रहे। ग्लोबल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक रोबस्ट मेथड बन चुका है। कई कंट्रीज, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को इन सप्लाई चेन से काफी ज्यादा फायदा हुआ है, जैसे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जनरेट हुए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और इसमें चाइना का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन एक्सटेंसिव ऑफशोरिंग का ये सिस्टम चाइना के ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के पहले की कहानी है। मिनिमल इन्वेंट्री मेंटेन करते हुए प्रोडक्शन को ग्लोबल सप्लाई चेन्स के थ्रू आउटसोर्सिंग करने की प्रैक्टिस 1970s में पॉपुलर हुई। ये वही समय था जब प्रोड्यूसर से फाइनल डेस्टिनेशन तक के इंटरनेशनल शिपिंग के की एलिमेंट्स जैसे ट्रकिंग,
रेल, पोर्ट्स और ओशन शिपिंग को डीरेगुलराइज कर दिया गया था। इससे एक साउंड लॉजिस्टिक सिस्टम के बदले प्राइवेटाइज सेगमेंट का एक सीरीज बना जिसके लिंक्स मजबूत नहीं थे। चाइना के इकोनॉमिक राइज के साथ साथ ये ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क उस पर डिपेंडेंट होता गया और इसके डिसरप्शन रिस्क भी बढ़ते गए। पर ये सब हुआ कैसे? दोस्तों 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू लिबरलाइजेशन और एक ओपन मार्केट इकोनॉमी को अपनाया। फार्मर्स को इस ओपन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत थी और चाइनीज गवर्नमेंट इन फार्मर्स और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने में लग गई। 1980 में जब चाइना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का मेंबर बना, तब उसने अपने साउथ वेस्ट बॉर्डर में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ स्टैब्लिश किए। इनमें शियामेन, शेंजेन, जुआई और शांटोउ शामिल थे। इसके अलावा हांगकांग के ऑटोनोमस प्रोविंस ने भी इस लिबरल इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले किया। जैसे जैसे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप होते गए, चाइना ने यह इंश्योर किया कि ये सिटीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकें। इस बात का भी ख्याल रखा गया कि चाइना में प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दूसरे मार्केट के कंपैरिजन में सस्ते हों और इसीलिए दुनिया भर में चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली गई। इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना को अपने सप्लाई चेन्स इंप्रूव करने थे और इस मामले में पहला काम जो चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट ने किया वो था लॉजिस्टिक सेक्टर में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, जिससे चाइना के किसी भी प्रोडक्ट का शिपमेंट इजी और चीप हो गया। साथ ही हाई लेवल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने सप्लाई चेन डेवलपमेंट में 4 चांद लगा दिए। जल्द ही चाइना दुनिया के अलग अलग शहरों में मास डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल पर था कि आज चाइना एक दिन में 140 मिलियन पैकेजेस डिलीवर कर सकता है। इस लो कॉस्ट एनवायरनमेंट में फंक्शन करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने यह इंश्योर किया कि डिलीवरी कॉस्ट $1 से ज्यादा नहीं होगा। चाइना की चीप युआन पॉलिसी इसमें मददगार साबित हुई। चाइनीज प्रोडक्ट के इस इजी परचेज की वजह से चाइना का सप्लाई चेन आज इतना सिग्निफिकेंट बन चुका है। यही नहीं, यूएस के बाद चाइना आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग में एक वर्ल्ड लीडर। जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा के मुताबिक 2019 तक चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 29% था। डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग $4 ट्रिलियन है, जो चाइना की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 30% है। पिछले साल ग्लोबल कंज्यूमर डिमांड बढ़ने के साथ साथ चाइना का एक्सपोर्ट फिगर 32.2% तक चला गया। ऊपर से ईरान जैसे देशों के साथ मेजर ट्रेड डील्स के अलावा 14 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के साथ साइन किया गया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP के चलते चाइना दुनिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा बना, जो वर्ल्ड का 30% होल्ड करता है। और चाइना ये सब एक ट्रेड वॉर और पैंडेमिक के बावजूद हासिल कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 आउटब्रेक के बाद चाइना को ग्लोबल आइसोलेशन फेस करना पड़ा क्योंकि उस पे इस वायरस को स्प्रेड करने का इल्जाम था। 2020 में शुरू हुए सप्लाई शॉक्स के चलते कई ग्लोबल फर्म्स चाइना पे उनकी डिपेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए सप्लाई चेन्स के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचने लगे। इस मामले में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इंडिया को ऑल्टरनेटिव्स की तरह देखा जाने लगा। वैसे तो कई कंपनीज चाइना से मूव आउट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी चाइना एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, जिसके बिना ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क का रीऑर्गेनाइजेशन काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए चाइना का लेबर सप्लाई, फास्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट और कंज्यूमर बेस इग्नोर करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा चाइना के कुछ ऐसे पॉलिटिकल और सोशल एडवांटेजेस हैं जो इन इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, वन पार्टी रूल की वजह से चाइना का पॉलिटिकल क्लाइमेट काफी स्टेबल है, जो कंपनीज के लिए एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी फ्रेमवर्क इंश्योर करता है। साथ ही स्किल्ड वर्कर्स की अवेलेबिलिटी और एडवांस सप्लाई नेटवर्क्स चाइना को कंसिडरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। अब आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां चाइना सप्लाई चेन में अपनी हेजेमनी बनाए हुए है। दोस्तों, हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी स्मार्टफोन से, और जब बात चाइना के ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस की हो तो स्मार्टफोन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब तक तो सबको पता है कि स्मार्टफोन्स पिछले दशक के सबसे बड़े इनोवेशंस में से एक थे, पर स्मार्टफोन का टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी फैला हुआ है। अगर आप आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस को गौर से देखें तो आपको कंप्यूटर चिप्स नजर आएंगे। ये स्मार्ट चिप्स या सेमीकंडक्टर्स इन डिजिटल डिवाइसेस के ब्रेन की तरह काम करते हैं। पिछले कई सालों से कंपनीज इन चिप्स को स्मॉल, चीप
और लाइट बनाने के लिए लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और चाइना इस इनोवेशन रेस में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के सामने आया है। एक्सपर्ट्स की माने तो आईफोन से लेके F-35 फाइटर जेट्स में यूज होने वाले माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स में चाइना 2025 तक 70% डोमेस्टिक प्रोडक्शन को पूरा करने जा रहा है और 2030 तक ग्लोबल प्रोडक्शन को भी लीड कर सकता है। चाइना ने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए $118 बिलियन ईयरमार्क करके रखा है और सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का मानना है कि इस डिजिटल और टेक एडवांसमेंट को चाइना अपने इंटेलिजेंस, मिलिट्री, कमर्शियल और पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करेगा। चाइना के इस इंक्रीज कैपेसिटी का असर यूएस के कॉम्पिटिटिव डिक्लाइन और चाइना पे उसके बढ़ते डिपेंडेंस पर देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने अपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन इस लेवल पे चाइना को आउटसोर्स किया है कि उसकी खुद की डोमेस्टिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कमजोर हो गई है। इसके अलावा आज दुनिया का 90% प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रोडक्शन एशिया में होता है और उसका आधा चाइना में। नेचुरली यूएस का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सब सेक्टर अपने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सेमीकंडक्टर्स के साथ एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें चाइना लीड कर रहा है और वो है बैटरीज। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मुताबिक चाइना दुनिया का 60% लिथियम, 80% कोबाल्ट और 68% ग्रेफाइट माइन करता है। ये 3 रेयर अर्थ मिनरल्स हाई कैपेसिटीज बैटरीज में यूज होने वाले 3 कोर इनपुट्स हैं। चाइना की बैटरी इंडस्ट्री लगभग $100 बिलियन डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी की बेनिफिशियरी रही है। हाई कैपेसिटी बैटरीज और उनके रॉ मटेरियल्स में इस एडवांटेज के थ्रू चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में भी एक एज हासिल कर पाया है। ऑलरेडी जनरल व्हीकल प्रोडक्शन में वो अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। 2021 में जहां यूएस 15 मिलियन कार्स बना पाया, वहीं चाइना में ये फिगर 24 मिलियन था। चीप लेबर और स्टेट सब्सिडी के चलते चाइना एक इलेक्ट्रिक कार $15,000 से कम में बेच सकता है, जो यूएस के चीपेस्ट कार से भी कम है। यही नहीं, मेड इन चाइना इलेक्ट्रिक कार्स यूएस में $7,500 टैक्स क्रेडिट के लिए करते हैं और रेयर अर्थ मेटल्स का यूज सिर्फ बैटरी प्रोडक्शन में ही नहीं बल्कि कई दूसरे एडवांस प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है, जैसे मेटल अलॉयज, जेट इंजन्स, कैमरा लेंसेज, टर्बाइन ब्लेड्स, ऑप्टिकल फाइबर और एडवांस मैग्नेट्स। एस्टिमेट्स के मुताबिक चाइना ग्लोबल रेयर अर्थ माइनिंग कैपेसिटी का लगभग 55% और रेयर अर्थ रिफाइनिंग का 85% कंट्रोल करता है। अपने $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना इन रॉ मटेरियल्स की प्रेफरेंशियल एक्सेस के बदले पोर्ट्स, रेल रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का सौदा कर रहा है। अगर ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ग्लोबल सप्लाई को और भी कंट्रोल कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो चाइना के पास कोबाल्ट के रिजर्व्स हैं, लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए चाइनीज कंपनीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, पापुआ न्यू गिनी और जाम्बिया के एसेट्स पे इक्विटी पोजीशन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सेस के साथ मिलिट्री और सिक्योरिटी इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। नेशनल डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिटिकल मिनरल्स और मटेरियल्स की सप्लाई चेन रिव्यू के दौरान यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को ये पता चला कि दुनिया में चाइना अकेला ऐसा देश है जो इन की मटेरियल्स की सप्लाई से लेके प्रोडक्शन तक सारे स्टेप्स को डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो प्यूरिफिकेशन हो, मेटलर्जी हो, रिफाइनिंग हो या फिर फिनिशिंग हो। इन क्रिटिकल रिसोर्सेज पे चाइनीज कंट्रोल के अलावा एक और सेक्टर है जहां चाइना के डोमिनेंस को लेकर काफी कंसर्न्स हैं और वो है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, चाइना ने एआई और टेलीकम्युनिकेशन में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के डेटा कॉम्बिनेशन के थ्रू चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट दूसरे गवर्नमेंट्स और सोसाइटीज को मेजरली इन्फ्लुएंस कर पाएगा। इन कैपेबिलिटीज की मदद से चाइनीज एजेंट्स को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी मिल सकता है, जो सप्लाई चेन्स को इम्पैक्ट कर सकता है, खासकर जहां अमेरिकन कॉमर्स का इन्वॉल्वमेंट हो। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए चाइना का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट एक मेजर कंसर्न है। इसीलिए उन्हें इस बात का डर है कि 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज की वजह से सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जिससे टेक्नोलॉजी थेफ्ट और भी आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यूएस और नेटो वेपन्स प्रोडक्शन का डेटा लीक सबसे बड़ी क्राइसिस बनके सामने आ सकता है। इस पूरे सिनेरियो को देख ये कहा जा सकता है कि चाइना पे डिपेंडेंस सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर चैलेंज है।
लेकिन प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट इनपुट के सोर्स के तौर पे चाइना का कॉर्पोरेट अपील बहुत ही ऑब्वियस है। चाइनीज इकोनॉमी का डार्क साइड जैसे लो वेजेस, मिनिमल राइट्स और लगभग ना के बराबर हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कॉर्पोरेशंस के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। पर एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे सिस्टम की रिजर्व कैपेसिटी बहुत कम होती है और किसी भी तरीके के डिसरप्शन के चलते वो दुनिया भर के इकोनॉमिक ऑर्डर को डीस्टेबलाइज कर सकता है, जैसा हमने कोविड के बाद देखा। इसी डिसरप्शन को अवॉइड करने के लिए बाकी कंट्रीज चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर करने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स बिल्ड करने के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड को रिवाइव किया है। दोस्तों, क्वाड लीडर्स कई मेजर एरियाज में सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। पहला, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते वैक्सीन के सप्लाई को इंश्योर करना एक मेजर प्रायोरिटी है। इससे फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी इनहांस किया जा सकता है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। दूसरा, क्वाड अपने रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू उन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को ओवरकम कर सकता है जिससे एग्जिस्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्टेड हुआ है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए क्वाड ऑल्टरनेटिव वैल्यू चेन्स एस्टैब्लिश कर सकता है। फॉर एग्जांपल, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हम RCEP भी कहते हैं, उसके थ्रू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सकता है। चाइना पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए वो इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रमोट करते हुए इंडो पैसिफिक में सोलर टेक्नोलॉजीज के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकता है। एक्सपर्ट्स मेंबर्स का मानना है कि जितना क्वाड का ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ेगा, उतना ही एक रूल बेस्ड, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक का रेलेवेंस, जहां टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए रिस्पेक्ट हो, वो उतना ही बढ़ेगा। साथ ही फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्वाड का ऑल्टरनेटिव एक मेजर डेवलपमेंट बन सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर क्वाड ऐसा कर पाए तो वो साउथ एशिया और वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को काउंटर कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया कि चाइना ने कैसे अपनी डोमिनेंस ग्लोबल सप्लाई चेन पे बना रखी है। आपके हिसाब से वो कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसको अपनाकर इंडिया इस चेन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है या फिर इस चेन को डोमिनेट कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स टू चाइनाज ग्लोबल सप्लाई चेन डोमिनेंस? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।